बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है चैप्टर 8 का इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। जब दुनिया बनी तो शुरू के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। तो ऑक्सीजन अभी नहीं था, तो वहाँ यहाँ पर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम क्या बोलते थे? एनएरोबेस बोलते थे, या एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स कहते थे। अब इन्हें, क्योंकि इनके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं थी, तो इधर जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा था वो कौन सा था? एरोबिक नहीं था, बल्कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती थी। तो शुरू शुरू में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म भी बने या आए इस दुनिया में, वो कौन से वाले थे? एन एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स थे। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम इस चीज को कहते हैं कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या करना? रेस्पिरेशन करना, या ऑक्सीजन के बगैर करना। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं? फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें आपने चीज समझ, ऐसे जानदार, अब इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं? एनएरोबेस का नाम देंगे। ये मैंने इधर डेफिनेशन भी इसकी लिखी है कि ऑर्गेनिजम्स विद एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे जानदार जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इनको हम क्या नाम देते हैं? एनएरोबेस का नाम देते हैं। तो इसके अंदर अगर हम फर्दर एग्जांपल्स देखें तो इसमें कुछ हमारे पास बैक्टीरिया आ जाएंगे जो कि एनएरोबेस कहलाते हैं। ये अभी भी इन्वायरमेंट में या हमारे जमीन पर पाए जाते हैं। फिर इसी तरह से कुछ फंजाई आ जाएंगे, ये भी क्या कहलाते हैं? एनएरोबेस, क्योंकि इनके अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर ये रेस्पायर करेंगे और क्या करेंगे? अपने बॉडी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी को तैयार करेंगे। अब अगर हम हमारी बात करें, इंसान की बात करें, तो इंसान के अंदर भी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हो रहा होता है, जिसे हम फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जो जिमर होते हैं, जो जिम करते हैं, वो जैसे जाके बंडल उठाते हैं तो उनकी बॉडी क्या करती है? हार्ड एक्सरसाइज कर रही होती है, नॉर्मल से हट के या रूटीन, या आप किसी दिन ज्यादा काम कर लेना तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड एक्सरसाइज। तो जिस दिन हम ज्यादा काम करेंगे उस दिन क्या होता है? हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। और फिर हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उससे होता ये है कि हमारे मसल्स को आदत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। जब मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो यहाँ पर फिर कौन सा प्रोसेस होगा? इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? खलियां पड़ जाना या मसल का पुल हो जाना। तो हम देखते हैं जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर आप 3 से 4 दिन तक वो करते रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मली आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जब शुरू में पहले दिन आप जाके करते हैं तो उस दिन क्या होता है कि आपके मसल्स को आदत नहीं होती, तो उन्हें पता नहीं होता कि इस मसल्स ने इतना वर्क करना है, क्योंकि रूटीन में आप नहीं कर रहे होते, तो वो उतनी ऑक्सीजन उसके पास मौजूद नहीं होती। लेकिन जब आप 3-4 दिन वो उसी उतना ही वर्क लोड के साथ काम करते हैं तो आपके बॉडी क्या बनाना शुरू कर देती है? मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को बनाना शुरू कर देगी। तो इसको हम लैक्टिक एसिड या एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। अच्छा, अब हम जो फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस देख रहे थे, इसमें बहुत सारी अहम जो प्रोडक्ट्स हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बन रही होती हैं या फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बन रही होती हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है चीज एंड योगर्ट की, मतलब पनीर और जो दही है, ये भी फर्मेंटेशन से, ये किसकी फर्मेंटेशन से ये बनेगा? ये जब बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर फर्मेंटेशन होती है तो उसकी फर्मेंटेशन से हमारे पास क्या बनेगा? चीज एंड योगर्ट। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं चीज और योगर्ट बनाने में बैक्टीरिया की एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं बैक्टीरिया, और ये चीजें हमारे पास बनती हैं। फिर दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल या यूजफुल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे वो ब्रेविंग इंडस्ट्रीज आ जाएंगे। ब्रेविंग जैसे मशरूबात, जिसमें अल्कोहल्स आ जाएंगे डिफरेंट तरह के। फिर बेकिंग इंडस्ट्री, ये जो केक बेकरी आइटम्स हैं, तो इनको बनाने के अंदर भी क्या होता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इधर जो फर्मेंटेशन होगी
वो किस चीज की फर्मेंटेशन की जाएगी, तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा वो फर्मेंटेशन इन यीस्ट होगी। तो फर्मेंटेशन जब यीस्ट के अंदर होती है तो हमारे पास ब्रेविंग और बेकिंग इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट्स बनेगी। फिर इसी तरह से सोया सॉसेस हैं जिनको हम चटनियाँ कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ फास्ट फूड्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो सोया सॉसेस भी फर्मेंटेशन से बनते हैं। और इसमें जो फर्मेंटेशन होगी वो किस चीज़ की होगी, फर्मेंटेशन इन फंजाई। फंजाई के अंदर जब फर्मेंटेशन होती है तो यहाँ फंजाई के अंदर फर्मेंटेशन करके एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवा के हम क्या बनवा सकते हैं, सोया सॉसेस को बनवाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डियर स्टूडेंट टॉपिक है, बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो कुछ हिस्सा हम इसका आज करेंगे, बाकी जो रह जाएगा उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो जरा पहले समझ लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन से मुराद यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आज इसका मतलब होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कैसे होता है, हम इस चीज को समझेंगे। अब इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन 3 मराहल के अंदर हो रही होती है। जो पहला इसका मरहला आ जाएगा, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस का। फिर जो सेकंड इसमें पार्ट या सेकंड जो इसका मरहला आ जाएगा, इसको हम नाम देते हैं क्रेब साइकिल का। और जो तीसरा हमारे पास इसका फेज आ जाएगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। तो अभी हम आज जो है वो जस्ट ये पहला इसका जो फेज है इसको देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस के ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, वहां पर ये होगा। अब इसमें थोड़ा सा और इसको समझने के लिए हम आसान कर लेते हैं कि ये जो ग्लाइको है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। फिर जो लाइसिस का वर्ड है इसका मतलब होता है स्प्लिट होना, किसी चीज का टूटना। तो ग्लूकोज को तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये जी हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है ग्लूकोज के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, हमारे पास 6 नंबर ऑफ कार्बन होंगे। और ये मैं इसका नाम भी इधर लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा और यहाँ पर ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, फिर ये भी हमारे पास क्या है 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे और इनको हम क्या नाम देते हैं, पायरोविक एसिड का नाम देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। जब इनको तोड़ा गया तो ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए और हर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को हम एक नाम देते हैं पायरोविक एसिड। तो हमारे पास कितने पायरोविक एसिड बन गए, 2 पायरोविक एसिड बने। और इस सारे अमल में क्या हुआ कि हमारे पास रास्ते में 2 एटीपी भी बने। जब ये ग्लूकोज टूटा तो हमारे पास यहाँ पर 2 एटीपी बने और इसी तरह से इस अमल में हमारे पास 2 NADH भी बने। ठीक है, अब इसमें चले थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल बता देता हूँ। ये जो ATP है ये कैसे बना, ये ADP से बना, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट ने जब इधर से ये ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या ये कार्बन टूटे तो इधर से एनर्जी खारिज हुई, उस एनर्जी को लेते हुए ADP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP के अंदर। और इसी तरह से ये आपके पास NADH। अब NADH किस चीज से बना है, ये बना है NAD से। अब NAD को NADH में किसने चेंज किया, जब ये कार्बन के मॉलिक्यूल या ग्लूकोज टूटा तो यहाँ से जो एनर्जी मिली वो उसने NAD को किस में कन्वर्ट किया, NADH के अंदर। तो इस तरह से ये दोनों हमारे पास ATP और NADH जो थे वो एनर्जी के यूनिट्स बने। अब इनका आगे चल के क्या रोल होता है वो नेक्स्ट फेजेस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।